फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल वैदिक पाठशाला में। हम लोग कल पढ़े थे कि एक बीजपत्री का जो बीज होता है उसका सामान्य सूत्र, फिर हमने ये बताया था कि एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री को किस प्रकार से उसको पहचाना जाएगा कि वो एक बीजपत्री है या द्विबीजपत्री है। हमने आपको 4 तरीके बताए थे। फल के द्वारा, उसके फल के द्वारा कैसे पहचानेंगे, उसके फूल के द्वारा कैसे पहचानेंगे, उसके जड़ के द्वारा कैसे पहचानेंगे, उसकी पत्ती के द्वारा कैसे पहचानेंगे। ठीक है। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि मक्का का दाना और उसके भाग। जैसा कि आपने देखा है कि हेडिंग पड़ा हुआ है मक्का का दाना और उसका भाग, मेज गेन एंड इट्स पार्ट्स। ठीक है। तो आज हम लोग मक्के के बारे में जानेंगे। ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाइए ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और कमेंट सेशन में जाइए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है। आज हम चलते हैं अपने नए टॉपिक पे, जो कि हम लोग का टॉपिक है मक्का का दाना और उसका भाग। आप देखेंगे कि मक्का का दाना कैसा होता है। सबसे पहले मक्के की दाने की बात आती है। ओके, तो देखेंगे मक्का का दाना। मक्का का दाना कह रहा है कि मक्का का दाना मतलब कि गेंद, इस दाने का गेंद एक बीजी छोटा फल होता है। मक्का का दाना एक बीजी छोटा फल होता है तथा इसमें फल भित्ति और बीजावरण दोनों आपस में युग्मित रहते हैं। मतलब कि इसमें फल भित्ति और बीजावरण दोनों आपस में ही युग्मित रहते हैं। ओके। और फिर कह रहा है कि पीले या कत्थई रंग की बाहरी झिल्ली बनाते हैं। पीले या कत्थई रंग की बाहरी झिल्ली बनाते हैं। आप मक्के के दाना देखिएगा, जब मक्का दाना रहती है तो उसके ऊपर एक झिल्ली रहता है। आप कभी उसको किसी नुकीली चीज़ से हटा के देखने की कोशिश कीजिएगा तो आपको जो दाना मिलेगा उसमें उसके बाहर आवरण पे एक झिल्ली मिलेगा, एक सल्क मिलेगा, जैसे प्याज के बाहरी हिस्से पे एक सल्क मिलता है। ठीक है। फिर आगे का रहा है कि दाने का रंग सफ़ेद, पीला या हल्की लाली लिए हुए होता है। मतलब कि जो मक्का का दाना होता है वो क्या होता है, दाने का रंग जो है सफ़ेद होता है या आपका हल्की लाली लिए हुए होता है। सफ़ेद, पीला या हल्की लाली लिए हुए दाना होगा। और जो इसमें एक बात कहा गया है, एकदम इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वो आपसे कहा गया है कि जो बीज है वो बीजावरण और फलभित्ति दोनों आपस में युग्मित होते हैं। मतलब फलभित्ति मतलब फ्रूट वाल, बीजावरण सीड कोट, दोनों आपस में युग्मित होते हैं। ओके। आप यहाँ पे एक देखिए फिगर, आप यहाँ पे एक फिगर देखिए, एक फिगर दिखाया गया एकदम मक्के का, जिसमें आपको दिखाया गया है कि उसका फल भित्ति और बीजावरण दोनों क्या है, एक ही है। मतलब कि आपस में युग्मित है। जो आपको यहाँ फिगर दिख रहा है उस फिगर में ये बताया गया है कि फल भित्ति और बीजावरण दोनों आपस में युग्मित है। ओके। फिर आता है कि मक्के का आकार कैसा होता है, जो उसका आकार है वो कैसा होगा। तो कह रहा है मक्का का दाना दांत की तरह होता है। जैसे हमारा टीथ होता है ना, दांत हम लोग का, एकदम वैसे ही, मतलब कि एक कल्पना कर सकते हैं कि होता है। एक सिरे पर कुछ नुकीली तथा पार्श्व, मतलब कि जो हमारा दांत होता है एक सिरे पे नुकीली और पार्श्व होता है। तलों पर चपटा होता है। फिर तलों पे क्या होता है, चपटा। दाने के चपटी ओर, जो दाने का चपटा ओर है, एक छोटा सा भाग दिखाई देता है। दाने के जो निचला हिस्सा है, चपटा ओर, दाने का निचला हिस्सा जो है चपटा ओर, उधर हमको क्या दिखाई देता है, एक छोटा सा भाग दिखाई देता है। और उसके अंदर क्या होता है, हमारा भ्रूण पाया जाता है, एम्ब्रियो पाया जाता है। जो आप यहाँ पे फिर से एक फिगर आ रहा है, देखेंगे कि जो आपको फिगर दिखाया गया है उस फिगर में जो ऊपर का हिस्सा है वो तो आपका क्या है,
चपटा जो कि नीचे वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है चपटी, ऊपर वाला का भाग कैसा दिखाई दे रहा है, एक पार्श्व मतलब कि फैली हुई, जबकि नीचे वाला भाग आपको क्या दिखाई दे रहा है, नीचे वाला भाग आपको दिखाई दे रहा है कैसा, नीचे वाला भाग आपको चपटा और नुकीली दिखाई दे रहा है। और उसी में क्या एक छोटा सा भाग दिखाई दे रहा है, उस छोटे से भाग को ही उस छोटे से भाग के अंदर आपका भ्रूण पाया गया है, एम्ब्रियो पाया गया है। ठीक है, उस छोटे से भाग के अंदर आपका एम्ब्रियो पाया गया है। देख रहे हैं ना कि एम्ब्रियो कहाँ स्थित है। क्लियर। अब बात आती है उसकी संरचना की, स्ट्रक्चर कैसा होता है, जो मक्के का दाना है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि मक्के के बीज का बाहरी परत मतलब कि उसका बाह्य आवरण फल भित्ति तथा बीज आवरण के जुड़ने से बनती है। क्या कह रहे हैं, मक्के के बीज का बाहरी परत, मक्के के बीज का बाहरी परत फल भित्ति तथा बीजावरण, जो उसका मक्के का बाहरी संरचना है वो फल भित्ति तथा बीज आवरण के जुड़ने से बनती है। इसके अंदर एक विशेष पतला स्तर होता है, जो मक्के का दाना है उसके अंदर क्या होता है, जो बाहरी परत बनती है वो फल भित्ति तथा बीजावरण के जुड़ने से बनती है, जो कि ऊपर भी पढ़ा गया था युग्मित होते हैं। फिर कह रहा है इसके अंदर एक विशेष पतला स्तर होता है जो एल्यूरान स्तर कहलाता है। क्या कहलाता है, एल्यूरान स्तर कहलाता है। फिर कहा गया है कि बड़ा भाग भ्रूणपोष होता है, जो उसका बड़ा भाग होता है वो भ्रूणपोष होता है तथा छोटा भाग भ्रूण होता है। जो बड़ा भाग है उसको हम भ्रूणपोष कर रहे हैं, जो छोटा भाग है उसको हम लोग क्या कहेंगे, भ्रूण कहेंगे। ठीक है, जो बड़ा भाग है वो भ्रूणपोष और जो छोटा भाग है वो भ्रूण कहलाएगा। अब देख रहे हैं आगे कह रहा है कि जो ये जो स्थितियां होती हैं किसी बीज में बड़ा और छोटा का, उनको दो भागों में बांटा जाता है। मतलब कि कह रहा है कि दो भागों में बटी एक कोशिका मोटी परत, जो एक कोशिका होती है वो मोटी परत उपकला या एपिथेलियम कहलाती है। उसको हम लोग जो मोटी परत होती है एक कोशिका की, जो उनको दो भागों में बांटता है, उसको हम लोग उपकला या एपिथेलियम कहते हैं। ठीक है, भ्रूणपोष और इसका कह रहा है कि भ्रूणपोष भोजन का संग्रह उत्तक होता है। जो भ्रूणपोष होता है किसी बीज में, वहाँ क्या होता है कि वो उसका भोजन संग्रह उत्तक होता है भ्रूणपोष। किसमें, एक बीजपत्री में, खास करके मक्के के दाने की बात की जा रही है कि जो वहाँ पे आपका वो है, क्या कहते हैं कि भ्रूणपोष वो भोजन संग्रह का कार्य कर रहा है। कह रहा है कि संचित भोजन मंड मतलब कि स्टार्च होता है। जो संचित भोजन होता है मक्के के दाने के अंदर वो आपका स्टार्च होता है, जिसको हम मंड कहते हैं हिंदी में। ज़्यादातर आपको स्टार्च ही मिलेगा। फिर कह रहा है कि इसका परीक्षण जो है आयोडीन घोल से किया जाता है। जो मंड है उसका परीक्षण देखा जाता है कि किसी मक्के के दाने में कितना भोजन संचित है, उसका परीक्षण करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आयोडीन का घोल ले लेते हैं। ओके, फिर आप अब इसको हम एक फिगर के माध्यम से आपको बता रहे हैं, एक चित्र बना रहे हैं, उसी माध्यम से आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि किस प्रकार से आपकी ये स्थितियाँ दिखाई दे रही हैं। ओके, आप देखेंगे
ये इसका जो भोजन संचित हुआ है वो वाला हिस्सा है, ठीक है। और नीचे वाला आपका ये बड़ा हिस्सा जो है वो भ्रूणपोष है, जो नीचे वाला भाग है वो आपका भ्रूण है, ठीक है। और जो ये हिस्सा बाटा है जिसको हम लोग उपकला या एपिथेलियम स्तर का है, ओके। इसमें थोड़ा भोजन दिखा देते हैं हम लोग। ये आपका जो बीज है उसका संरचना है। अब इसका नामकरण करेंगे कि किस हिस्से को क्या कहते हैं। सबसे पहले ये जो हिस्सा है इसको हम लोग एपिथेलियम कहेंगे। इस वाले हिस्से को क्या कहेंगे? एपिथेलियम। हो गया। और ये वाला जो हिस्सा है ब्लैक से डॉटेड, ये आपका है एल्यूरान अस्तर। एक विशेष पतला अस्तर होता है इनके अंदर, ठीक है। इसको हम लोग क्या नाम दिए हैं? एल्यूरान। ओके। और ये बड़ा वाला हिस्सा, बड़ा वाला भाग भ्रूणपोष, छोटा वाला भाग भ्रूण। ओके। अब इसमें प्रांकुर चोल भी होता है, प्रांकुर होगा, मूलांकुर चोल होगा और मूलांकुर होगा। तो इसमें से ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, तो इस वाले हिस्से को, ये वाला हिस्सा जो है इसको हम लोग प्रांकुर कहेंगे। और ये वाला जो हिस्सा है इसको हम लोग प्रांकुर चोल कहेंगे। ओके। ये वाला जो हिस्सा होगा वो आपका मूलांकुर चोल होगा। और जो इसके ऊपर का हल्का बाहरी सतह होगा वो आपका मूलांकुर होगा। और ये जो सबसे बाहरी सतह है वो आपका बीजावरण है। ये अवस्थाएं हैं आपके बीज की। अब संरचना की बात आती है तो संरचना में हम देख रहे हैं कि कहा गया है कि मक्का का बीज जो है वो बाहरी सतह फलवृत्ति तथा बीजावरण से जुड़ा रहता है। इसी को हम लोग फलवृत्ति और बीजावरण का एक और यहाँ पे आपको फिगर बना के हम समझा दे रहे हैं किस प्रकार से है। देख रहे हैं?
ये बाहरी सतह, ये आपका एक प्रकार से दाना है, मक्के का दाना। तो ये वाला जो बाहरी हिस्सा है वो आपका बीजावरण कहिए या फलभित्ति कहिए, जो अंदर का भाग है वो आपका क्या है, भ्रूण है। और फिर से आप इस वाले हिस्से को, ये जो बड़ा वाला हिस्सा दिख रहा है, हम भ्रूण पोष कर सकते हैं। और ये वाला हिस्सा आपका बीजपत्र हो जाएगा। अब इनकी तुलना के लिए देखेंगे, ये जो है बाहर से देखने पे है, बाहर से देखने पे, जबकि ये है, इसकी संरचना को देखने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भीगे हुए पानी में भिगा करके फिर उसको निकाल के बीच से ऐसे काटते हैं जैसे कि इसका जो भ्रूण है वो दो हिस्सों में एक मध्य से कटे, तब इसकी संरचना को देख पाते हैं। ये वाले हिस्से को, बीज को पानी में भिगा करके फिर उसके बीच से ऐसे काटेंगे कि जैसे इसका जो भ्रूण है वो बीज से एक सीध में कटता है, तब ये अवस्था देखेंगी। और ये जो अवस्था है वो एक बीज की है। बाकी जो चीज़ें आपको हम ऊपर बताएं सेम इसके लिए, सबसे पहले इनकी बात की जाए तो संरचना में कहा गया है कि फलभित्ति तथा बीजावरण से जुड़ा हुआ होता है। तो ये आपका क्या है, बीजावरण, या आप इसको फलभित्ति का भी नाम दे सकते हैं। फिर कह रहा है कि एक पतला स्तर होता है जो एल्यूरान स्तर कहलाता है। इनकी बात की गई है, एल्यूरान स्तर, जो कि आप देख रहे हो, ठीक है। फिर कह रहा है कि ये दो भागों में बटा होता है, बड़ा भाग दो भागों में बटा होता है। यहाँ पे कहा गया है ना कि दो भागों में बटा है। एक कोशिका, मतलब कि किसकी बात की जा रही है, इस कोशिका की बात की गई है। इसकी ये जो बाटा है, ये वाला हिस्सा बाटा है, इसकी एक कोशिका मोटी परत, आप देख रहे हो ना, ये मोटी परत में है। कह रहा है उपकला या एपिथेलियम स्तर कहलाती है। कह रहा है कि जो आपका बड़ा भाग होगा, ये वाला बड़ा भाग जो है उसको हम लोग भ्रूणपोष कहेंगे, तो भ्रूणपोष कहा गया है। छोटे भाग को भ्रूण कहेंगे तो छोटे भाग को भ्रूण कहा गया है, कहा गया है ना। बड़े भाग को भ्रूणपोष, छोटे भाग को भ्रूण कहा गया है। फिर कहा गया है कि जो इनको बांटती है उसको एपिथेलियम या उपकला कहते हैं। फिर कहा गया है कि भ्रूणपोष और इस भोजन का संग्रह उत्तक होता है। जो भ्रूणपोष है ये, तो आपको बताएं कि ये क्या किया है, भोजन का संग्रह किए हुए है। कौन, ये बड़ा वाला हिस्सा बीज का जो है वो भोजन को संग्रह किए हुए इस बीज के अंदर। और फिर कह रहा है कि भोजन किस रूप में संचित होता है, मंड स्टार्च के रूप में संचित होता है एक बीजपत्री में, खास करके आपके इस मक्के में। फिर से कह रहा है, बताया गया है कि जो मंड है, स्टार्च है, उसका परीक्षण हम लोग आयोडीन घोल के द्वारा करते हैं। ओके, क्लियर। आपको फिगर के थ्रू जो बताए हैं वो इसमें एकदम लिखा है, आप पढ़िए। आप एक बार जरूर पढ़िएगा दोबारा और इस फिगर से समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर यहाँ आपको नहीं समझ में, मतलब ये तो हम नहीं कहेंगे कि आपको समझ में नहीं आया है, लेकिन इतना विश्वास तो जरूर है कि आपको वो चीज़ें समझ में तो आ गई होंगी। बस थोड़ा सा आप अपना कंसेप्ट लगाइएगा, ये चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। आप बिना देखे बिना समझे आप गाना को लेकर के ही बता दोगे कि ये क्या स्थितियाँ हैं। हम उस स्थिति की बात कर रहे हैं कि वो नहीं आया होगा, वरना ये तो आपको ऐसे ही आ गया है। ठीक है, अब एक बार पूरे जो स्थिति है इसको आप वीडियो को हम कहेंगे कि पॉज करके आप पूरी स्थिति को एक बार देख लीजिए। ठीक है, अब इसको मिटा करके हम लोग जानेंगे कि एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में अंतर। कल हम लोग जो देखे थे वो तो पहचानना था, लेकिन डिफरेंट मतलब कि बिटवीन मोनोकाटिलेडनी एंड डाइकोटिलेडनी। ठीक है, डिफरेंट बिटवीन मोनोकाटिलेडनी एंड डाइकोटिलेडनी देखेंगे कि
एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में क्या अंतर होता है। ओके, चलिए अब इसको मिटाते हैं। अब देखेंगे हम लोग अंतर। एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में अंतर देखेंगे कि क्या अंतर है। ओके, चलिए देखते हैं एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री का अंतर। सबसे पहला अंतर होगा कि जो एक बीजपत्री का उसमें बीज एक ही बीजपत्र होता है, इसके बीज में एक ही बीजपत्र होता है। अभी हम लोग देखे थे ना बीजपत्र की स्थिति, देखे थे ना कि कैसा था, एक ही बीजपत्र था इसमें। ओके, तो लिखेंगे कि बीज में एक बीजपत्र होता है, वो भी कहाँ, अग्रस्त स्थिति में लिखेंगे। बीज में एक बीज पत्र अग्रस्त स्थिति में होता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एस्कुलेटम, ठीक है, एस्कुलेटम कहते हैं। अब बात आती है द्विबीजपत्री की, तो इसमें क्या होगा कि जो इसके बीज है उसमें द्विबीजपत्र होता है, ठीक है, और कहाँ, भ्रूण के पार्श्व में। तो लिखेंगे बीज के भ्रूण पार्श्व में दो बीजपत्र होते हैं। बीज के भ्रूण जो है, भ्रूण पार्श्व में, जो भ्रूण का है उसके पार्श्व में दो बीजपत्र होंगे, किसमें, द्विबीजपत्री में। जबकि एक बीजपत्री में एक बीजपत्र होगा, वो भी अग्रस्त स्थिति में, जिसको हम लोग एस्कुलेटम कहेंगे, ठीक है। अब बात आती है सेकेंड टॉपिक की, जबकि आपको हम जो पिछला वीडियो बताए थे उसमें आपको फिगर के माध्यम से दिखाए थे कि एक बीजपत्री में किस प्रकार से एक बीजपत्र होता है और द्विबीजपत्री में दो बीजपत्र होता है। ओके, अभी आपको जो फिगर बनाए थे तो ये वाला जो स्थिति होता है वो बीजपत्र का होता है, इसमें एक ही बीजपत्र पाया जाएगा। जबकि द्विबीजपत्री में
कुछ इस अवस्थाओं में ये और ये एक बीजपत्री, ये द्विबीजपत्री। क्लियर? इसकी स्थिति के अनुसार, बीजपत्र की स्थिति के अनुसार इस फिगर के एवज में एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री का बात हो गया। ओके, अब सेकेंड टॉपिक चलते हैं कि सेकेंड टॉपिक क्या है। सेकेंड टॉपिक क्या है? जो हमारा सेकेंड टॉपिक है एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री का, तो एक बीजपत्री जो है उसमें जो फलवृत्ति होता है वो क्या होता है, बीजावरण के साथ जुड़ा हुआ रहता है, जबकि हमारा जो द्विबीजपत्री है उसमें क्या होता है कि फलवृत्ति तथा बीजावरण अलग अलग होते हैं। एक बीजपत्री में प्राय इसमें फलवृत्ति और बीजावरण अलग अलग होते हैं। फलवृत्ति तथा बीजावरण इसमें अलग अलग होंगे, जबकि इसमें क्या होंगे, इसके फलवृत्ति और बीजावरण दोनों एक में होंगे और इसके अलग अलग होंगे। अभी आपको जो फिगर बनाए थे उसमें दिखा है ना कि जो उसका बीजपत्र है वो तो उस स्थिति के अनुसार है, लेकिन जो इसका फलवृत्ति है और बीजावरण है ये अलग अलग स्थितियों में होंगे। अब फिर आती है कि तीसरा टॉपिक जो देखेंगे, ये आपका पहला, ये दूसरा, अब तीसरा टॉपिक आता है, कह रहा है कि अधिकांश बीज, एक बीजपत्री के जितने अधिकांश बीज होते हैं वो भ्रूणपोषी होते हैं। भ्रूणपोष और भ्रूणपोषी की बात की गई थी कि बड़ा वाला भाग भ्रूणपोष होता है और छोटा वाला भाग भ्रूणपोषी होता है। भ्रूणपोष की बात की गई थी कि बड़ा वाला भाग भ्रूणपोष होता है और छोटा वाला भाग भ्रूण होता है। और इसमें क्या होता है कि इसका अधिकांश जो बीज है अभ्रूणपोषी होता है। अभ्रूणपोषी, भ्रूण अभ्रूण कहना है कि उसमें भ्रूण नहीं होता, मतलब कि अभ्रूणपोषी होता है। और जबकि इसमें क्या होता है कि आपका अधिकांश बीज भ्रूणपोषी होगा और इसका अधिकांश बीज अभ्रूणपोषी होगा। हो गया। इसमें एक बीजपत्री का अधिकांश बीज भ्रूणपोषी और द्विबीजपत्री का अधिकांश बीज अभ्रूणपोषी। अब टॉपिक नंबर चौथा आता है। चौथे टॉपिक की बात करेंगे तो जो चौथा टॉपिक है उसमें एक बीजपत्री के लिए होता है कि इसका प्रांकुर तथा मूलांकुर प्राय प्रांकुर छोर और मूलांकुर छोर से ढके रहते हैं। इसका प्रांकुर तथा मूलांकुर प्राय प्रांकुर छोर तथा मूलांकुर से ढके रहते हैं, जबकि इसमें ऐसी कोई भी स्थिति
या इसमें कोई भी ऐसी प्रकार की कोई स्थिति उत्पन्न नहीं होती है कि मूलांकुर चोल से परांकुर चोल से ढका रहे। परांकुर व मूलांकुर प्राय परांकुर चोल तथा मूलांकुर चोल से ढका रहता है। किसमें? एक बीजपत्री में। और द्विबीजपत्री में ऐसा कोई आकार नहीं होता है, या आप कह सकते हो कि इस प्रकार का आकार नहीं होता है। चलिए, ये आपका अंतर हो गया है किसमें? एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में अंतर हो गया। कल हमने एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री को पहचानना जाना था, आज एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री का डिफरेंट जान गए। और ये एग्जाम की दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट है, आप इसको इम्पोर्टेंट लगा लेंगे, ठीक है? ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से पूछता है एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में अंतर बताइए। या ये क्वेश्चन 2 नंबर में या 1 नंबर में भी पूछता है कि एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में एक अंतर बताइए, तो आप एक अंतर बता सकते हो कि एक बीजपत्री में एक बीजपत्र पाया जाता है, वो भी अग्रस्त स्थिति में, और द्विबीजपत्री में जो है वो भ्रूण के पार्श्व में 2 बीजपत्र पाया जाता है। और अगर 2 नंबर में पूछता है तो ये चारों स्थिति आप लिख सकते हो। एक बीजपत्री में एक बीजपत्र पाया जाता है अग्रस्त स्थिति में, द्विबीजपत्री में भ्रूणपोष में भ्रूण या आप लिखिए भ्रूण के पार्श्व में 2 बीजपत्र पाया जाता है। दूसरा टॉपिक, एक बीजपत्री में कि इसका प्राय जो होता है कि फलवृत्ति और बीजावरण दोनों आपस में जुड़े रहते हैं, जबकि द्विबीजपत्री में फलवृत्ति और बीजावरण अलग अलग होते हैं। तीसरा, एक बीजपत्री में अधिकांश बीज भ्रूणपोषी होते हैं, जबकि द्विबीजपत्री में अधिकांश बीज अभ्रूणपोषी होते हैं। चौथा एक बीजपत्री में परांकुर तथा मूलांकुर प्राय परांकुर चोल तथा मूलांकुर चोल से ढके रहते हैं, और द्विबीजपत्री में ऐसा कोई भी आकार नहीं पाया जाता है। ये आपका डिफरेंट था एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री का। अब इसके आने वाले वीडियो में हम लोग बीजों का अंकुरण पढ़ेंगे कि बीज का अंकुरण कैसा होता है, प्रसुप्तावस्था पढ़ेंगे, नवोद्भिद पढ़ेंगे, अंकुरण पढ़ेंगे, ठीक है? इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगी हैं जितना आपको बताया गया है, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ में बेल आइकन को दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि जो आपके दोस्त पढ़ रहे हैं या जो छात्र पढ़ रहे हैं जिनको इस प्रकार की सुविधाएं नहीं उपलब्ध हो पा रही हैं, उनको ये सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा या आपको समझने की स्थिति कैसी लगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।